हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने इस चैनल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर आया हूं और मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैनल पर डिस्कस करूंगा। और मैं इसमें कौन कौन सा कंटेंट कवर करूंगा और किस किस तरीके से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और अपनी क्लासेस अब रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी और ये जो क्लासेस चलेंगी वो ऑर्गेनिक की चलेंगी। मेनली ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, वो चीज़ मैंने आपको अभी बताऊंगा एक एक करके। और आप थंबनेल पर देख ही पा रहे होंगे, इस पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट वी कवर इन दिस सीरीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखना, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है उस पर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन ये सीखेंगे कि ऑर्गेनिक के कितने पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक को अपन किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि ऑर्गेनिक को अगर अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ें तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, आप ऑर्गेनिक अच्छे से सीख पाओगे। लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ भी उठा लिया, कोई सा पार्ट उठा लिया, उसके बाद अगर आप इसको पढ़ने लगे तो फिर चीज़ें क्या है, एक प्रॉपरली क्लियर नहीं होती और एक फोबिया बन जाता है। और वो फोबिया क्या करता है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दूर भगाता है। फिर आप बोलते हो कि आई हेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप कभी ऐसा ना बोलो कि आई हेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रॉपरली पढ़ेंगे और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सुनना ध्यान से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज है जिसमें अपन सबसे पहले अपन को ये जानना होता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, इन दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके से इसको पढ़ा जाए। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को अपन जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक वर्ड आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को सबसे पहले अगर अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे की चीजें ऑटोमेटिक सॉल्व होती जाती है। कैसे? अगर आप ऑर्गेनिक रिएक्शन जो जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म है इसको डील करोगे, इसको पढ़ोगे, उसके बाद आपके पास सबसे पहले इसमें आएंगे इफेक्ट्स आएंगे। इफेक्ट्स का मतलब होता है, जैसे सबसे पहले आप इसमें क्या पढ़ते हो, मेनली आप इसमें पढ़ते हो क्या, रिएजेंट के बारे में, सबस्ट्रेट के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। यही तो पढ़ते हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पर है क्या, एक रिएक्शन होती है। रिएक्शन में क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, इधर एलएचएस पर और आरएचएस पर क्या होते हैं, प्रोडक्ट। अब वो रिएक्टेंट जो है वो किस तरीके से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, उनका तरीका अलग अलग होता है, उनको अपन नाम दे देते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। सही है। रिएक्शन मैकेनिज्म मेनली है क्या चीज, रिएक्शन मैकेनिज्म मेनली ये चीज है कि जितने भी रिएक्टेंट हैं, ठीक है, वो किस पाथवे से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसकी डिटेल स्टेप वाइज जो आप स्टडी करते हो। रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसकी आप डिटेल स्टेप वाइज क्या करते हो, स्टडी करते हो, उसको अपन नाम क्या देते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है। अभी बहुत टाइप की होती है, आपने सुना होगा योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इनके भी कई पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, इस तरीके से वो अपन अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे आप भी देखते हो SN1 SN2 E1 E2। ठीक है, ये जो रिएक्शन आप पढ़ते हो, ESR वगैरह पढ़ते हो आप, तो वो सारी चीजें रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर प्रॉपरली सीखना है, ठीक है, एग्जाम पर्पज से अलग चीज है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना चाहते हो तो मैं बेसिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर आया हूँ चैनल पर। अब मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पर बेसिक से सिखाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा और रिएक्शंस में होता क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा, देखो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर है। अब इसमें जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म में आपसे डिस्कस क्या क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मेनली चीज आने वाली है वो होती है कि रिएक्टेंट क्या होता है, रिएजेंट क्या होते हैं, सबस्ट्रेट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ये चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि इनका मीनिंग समझ में आ गया ना कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, तो आप चीजों को और अच्छे से बेहतर समझ पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जैसे आप इनको सीख लेते हो उसके बाद मैं आप डिस्कस करूंगा क्या, इंटरमीडिएट्स के बारे में। क्लियर। इंटरमीडिएट्स में कौन आते हैं भैया, हाँ जी, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, बेंजाइन, फ्री रेडिकल, इनाइन, येलाइड, इस तरीके से ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, इंटरमीडिएट में आ जाती हैं। इफेक्ट्स की बात करें, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म से डील करोगे तो आपके सामने इफेक्ट्स का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफेक्ट्स आपको आते हैं तभी आप किसी भी रिएक्टेंट पर इजीली इफेक्ट लगाकर आप ये पता कर पाओगे कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। क्लियर। तो अपन इफेक्ट्स पढ़ेंगे। इफेक्ट्स में आप जानते हो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, एक होता है रेजोनेंस। ठीक है, ये सारे इफेक्ट अपन पढ़ने वाले, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहीं से अपनी चीजें निकलेंगी, यहीं से अपनी रिएक्टिविटी निकलेगी, यहीं से अपने एसिडिटी निकलेगी, यहीं से अपने बेसिसिटी निकलेगी। ये सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। क्लियर। उसके बाद देखो, जैसे एसिडिटी आ गया, मतलब अम्लीयता आ गई, क्षारीयता आ गई, रिएक्टिविटी आ गई, और साथ में क्या आ गया अपने, उसके बाद अपने आ गई स्टेबिलिटी। क्लियर।
अब ये स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, बेसिसिटी, एसिडिटी, सारी चीज़ें जो हैं अपन किस में डिस्कस करते हैं, ये इफेक्ट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर अपन और आगे डिस्कस करें तो देखो एरोमेटिसिटी, क्योंकि एरोमेटिसिटी जो है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एरोमेटिसिटी से हर एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है, कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या शर्त हैं, क्या क्या नियम है। जैसे एक आप पढ़ते हो हगल रूल के बारे में, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किसी भी कंपाउंड में, लेकिन वो सफिशियंट नहीं है। एरोमेटिक होने के कंपाउंड होने के लिए साइक्लिक भी होना जरूरी है। एरोमेटिक होने के लिए उसमें सारे कार्बन sp2 भी होने चाहिए। एरोमेटिक होने के लिए वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें एक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट भी होना चाहिए। तो ये बहुत सारी उसमें नियम है, रूल्स हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तो केवल एक वन ऑफ द रूल है उसमें से, ठीक है। फिर पढ़ते हैं अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। अब भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो अपन डिस्कस करते हैं मेनली, वो अपन ये डिस्कस करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि ये एक कंपाउंड है, ये R है, ये S है। आप जब पढ़ते हो कोई कंपाउंड, जैसे आपने पढ़ा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के आगे एक लिखा होता है कैपिटल D, ग्लूकोज, ठीक है। आप अमीनो एसिड पढ़ते हो, अमीनो अम्ल, तो उसके आगे L लिखा होता है। तो भैया ये D क्या है, L क्या है? आप पढ़ते हो ये कंपाउंड सिस है, सिस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है, तो ये सिस क्या है, ट्रांस क्या है। आप पढ़ते हो EZ के बारे में, तो ये E क्या है, Z क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं किस में आ जाती हैं, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में आ जाती हैं। और स्टीरियो में भी कौन सी में? स्टैटिस्टिकल स्टीरियो, क्योंकि स्टीरियो जो होती है दो टाइप की होती है, एक तो स्टैटिस्टिकल और एक होती है डायनामिक। डायनामिक को इतना कोई वो नहीं है, डायनामिक मेनली। स्टैटिस्टिकल स्टीरियो को अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म्स पर अप्लाई कर दो तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, डायनामिक स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्लियर है? मतलब क्या है, जो स्टैटिस्टिकल, जो मेनली अपन जो रूल्स पढ़ते हैं स्टीरियो के, जो नियम पढ़ते हैं अपन, वो सारी चीजों को अपन क्या करें, रिएक्शन मैकेनिज्म पर अप्लाई कर दें, तो उसको अपन किस में पढ़ते हैं, डायनामिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में। तो ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें बचती हैं। क्या 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 बचता है? नेम रिएक्शन बचती हैं। और क्या बचता है ऑर्गेनिक में? भैया ऑक्सीडेटिव और रिड्यूसिंग एजेंट बचते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, कि भैया ऑक्सीकारक कौन कौन से होते हैं, अपचायक कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें। जब आप इन चीजों को पढ़ पाते हो तब जाके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप होगा, तब जाके चीजें थोड़ी अच्छी होंगी। नहीं तो आप एक ही चीजों को पढ़ोगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी प्रॉपरली। क्लियर है? तो देखो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ, ठीक है। फिर अपन जब प्रॉपरली क्लास स्टार्ट करेंगे, आज तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। क्लियर? देखो थोड़ा समझना है इसको ध्यान से। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने एक बात बोली, रिएक्शन मैकेनिज्म, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म। अभी रिएक्शन मैकेनिज्म की जब मैं बात करी इधर, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में जो डिस्कस करूंगा मैं, वो क्या डिस्कस करूंगा, देखना। कोई भी रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होती है कि भैया यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, जैसे इधर लिखा हुआ है A+B और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, C+D में। ये लो भाई, अब ये A+B जो है ये क्या हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये C+D में। अब देखो ये A+B जो है ये क्या है, इन दोनों को अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। इनको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इसका मतलब होता है अभिकारक, ठीक है। ये जो हुए दोनों के दोनों, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, उत्पाद बोलते हैं इनको अपन, ठीक है। कोई भी कंपाउंड जब बनता है, कोई प्रोडक्ट जब बनता है, तो वो किससे बनता है, रिएक्टेंट से। और वो किस मैकेनिज्म, मतलब किस पाथवे के थ्रू बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। अब देखो ये जो रिएक्टेंट हैं और ये जो प्रोडक्ट हैं, जब रिएक्टेंट इसमें बदल रहे हैं, सुनना ध्यान ध्यान से भैया, जब रिएक्टेंट इसमें बदल रहे हैं, इधर से इधर जब जा रहे हैं ये, ठीक है, तो इसी की स्टेप वाइज किस किस स्टेप से जा रहे हैं और उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी डिटेल, स्टेप वाइज डिटेल्ड स्टडी जो होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं भैया, उसको मैं नाम दे देता हूँ क्या यहाँ पर, मैकेनिज्म। किसका नाम दे देता हूँ मैं उसको, मैकेनिज्म का। क्या मैं बोल दूं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अल्टीमेटली रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदल रहे हैं तो उस दौरान पूरा का पूरा पाथवे, ठीक है, पूरा का पूरा ये जो स्टेप वाइज डिटेल्ड स्टडी होगी पूरे पाथ की, कौन कौन से इंटरमीडिएट बन रहे हैं और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कौन सी मैकेनिज्म अप्लाई हो रही है, वो सारी चीजें, उनको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म है कुछ नहीं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो वो किस पाथवे से बन रहा है और कितने स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये है मेनली। अब देखो थोड़ा समझना, रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट तो आप जानते हो कि जो भी बनेगा उसके बाद, मतलब रिएक्शन में जो भी बन रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। लेकिन रिएक्टेंट में क्या होती है, दो चीजें होती हैं। रिएक्टेंट में क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं। रिएक्टेंट में दो चीजें कौन सी होती हैं, रिएक्टेंट में देखो एक तो होता है, हाँ जी, सबस्ट्रेट। क्या होता है, एक तो सबस्ट्रेट, एक मिनट, रिएक्टेंट में एक तो क्या होता है, सबस्ट्रेट। ये लो भैया, एक तो मैंने लिख दिया इधर सबस्ट्रेट, और एक होता है इसमें क्या, रिएजेंट। आपने खूब सुना होगा, बहुत बार आप पढ़ते हो कि भैया ये तो सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है। तो सबस्ट्रेट है क्या चीज़, रिएजेंट है क्या चीज़, ये अपन को देखना है।
तो सबस्ट्रेट देखो, रीजेंट, सबस्ट्रेट क्या होता है, रीजेंट क्या होता है, इसके बारे में अपन को थोड़ा देखना है। ठीक है, रिएजेंट वो चीज होती है जो अटैक करता है किसी भी रिएक्शन में। रिएजेंट हमेशा क्या होती है, मेनली अटैकिंग स्पीसीज होती है। क्या होती है, अटैकिंग स्पीसीज। क्लियर, या थोड़ा ध्यान रखना, रिएजेंट क्या होता है, अटैकिंग स्पीसीज। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पर अटैक होता है। ठीक है, हाँ जी, ये क्या होता है, ऑन विच अटैक, जिस पर क्या होता है, अटैक होता है। ये लो भैया, बहुत ईजी चीज है, कुछ भी नहीं है। रिएजेंट हमेशा क्या करेगा, अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पर, और बनाएगा क्या, प्रोडक्ट। ये है मेन चीज। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर ये एक चीज और है कि रिएजेंट जो होते हैं ना, ये जो रिएजेंट मैंने आप बात बोली है ये वाली, ये रिएजेंट क्या होते हैं, ये भी बहुत टाइप के होते हैं। कैसे, जैसे आपने सुना होगा कि भैया न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने इस पर अटैक किया। भैया ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये क्या बीमारी है, अब इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, जो रिएजेंट होते हैं, क्या होते हैं, रीजेंट, ये भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, ये भी दो टाइप के। ये कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है भैया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और ये होता है एक न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है ये, न्यूक्लियोफाइल, इसको आप क्या बोलते हो, नाभिक स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, नाभिक स्नेही क्या होता है, इसके बारे में अपन डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास लेंगे। ठीक है, आज तो मैं आपको बताना जा रहा हूँ एक बार कि अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर अपन रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, रीजेंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके सामने कोई भी कंपाउंड आ जाए, उसको आप पहचान लो कि भैया ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। कोई भी आयन आ जाए या वो न्यूट्रल फॉर्म में आ जाए, तो आपको पहचानने में आना चाहिए कि भैया ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे दूं, CO2। ठीक है, मैंने क्या बोला, CO2। अब CO2 हर कोई नहीं पहचान पाता कि भाई इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ध्यान रखना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में आता है। अब ये कौन सी कैटेगरी में आता है इलेक्ट्रोफाइल की, में वो अपन वहां डिस्कस करेंगे। मेनली किस में आता है ये इलेक्ट्रोफाइल, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, CO2 के पास दो ऑक्सीजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कोई भी आयन होगा या कंपाउंड होगा वो इस पर अटैक कर सकता है। इसलिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब ये सारी चीजें जो होंगी उसको अपन प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कहाँ पर, जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लियर, तो अपन यहाँ पर ये चीजें डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, अब देखो रिएक्शन जब यहाँ से यहाँ आ रही है, तो उस केस में कई बार क्या होता है, रिएक्शन बहुत स्लो होती है। रिएक्शन क्या होती है, बहुत स्लो। ठीक है, जब रिएक्शन स्लो होती है तो उसको थोड़ा सा इसकी रेट बढ़ाने के लिए, उसको जल्दी करने के लिए अपन कुछ काम में लेते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। उनको अपन क्या बोलते हैं भैया, कैटलिस्ट। ये लो, उनको अपन क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। अब एक कैटलिस्ट क्या होते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं इनको अपन। उत्प्रेरक के बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्लियर है, मेनली। और थोड़ा सा देख लो, जब अपन कोई भी रिएक्शन को कराते हैं, किसी भी रिएक्शन को कराए, जैसे लैब में जब रिएक्शन होती है तो किसमें होती है, आरबी में होती है। किसमें होती है, आरबी। आरबी का मतलब होता है राउंड बॉटम फ्लास्क। थोड़ा सा सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आरबी, इसको बोलते हैं अपन राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये कि ऐसा फ्लास्क जिसका बॉटम मतलब जो पैंदा है, नीचे का हिस्सा है, वो क्या हो, राउंड हो, गोल हो, इसको अपन बोलते हैं आरबी, राउंड बॉटम फ्लास्क। इसमें जब रिएक्शन होती है तो आपने क्या किया, इसमें ए डाला रिएक्टेंट, आपने क्या डाला, ए, इसमें और क्या डाला आपने, रिएक्टेंट बी, ए आ गया और क्या आ गया, बी, ए प्लस बी आ गया। ठीक है, लेकिन इसको एक मीडियम भी तो चाहिए ना, तो उस मीडियम को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और क्या डालते हैं इसमें अपन, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या करता है, इसको मीडियम प्रोवाइड कराता है अच्छा खासा। क्लियर, और साथ में क्या डाल देते हैं, अगर अपन को रिएक्शन की रेट बढ़ानी है तो अपन डाल देते हैं कैटलिस्ट। तो देखो किसी भी रिएक्शन में कितनी सारी चीजें हो गई, एक तो हो गया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में अब वो क्या सबस्ट्रेट भी है और अपने पास क्या है, रिएजेंट भी है। उसके अलावा अपने पास कैटलिस्ट भी हो सकता है, अपने पास साथ में क्या हो सकता है, और सॉल्वेंट भी हो सकता है। अपन बोलते हैं ना कि रिएक्शन तो वाटर में हुई है, ये मिथेनॉल में हुई है, ये इथेनॉल में हुई है, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें होगी, ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट हो गया। तो अल्टीमेटली जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये देखो, ये जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में अपन यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहीं पर अपन इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं और थोड़ा डिटेल में जाऊँ इधर, देखो मैं थोड़ा इफेक्ट डिटेल में जाता हूँ। देखो इफेक्ट्स के बारे में सुनना, इफेक्ट, इनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है सुनना, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। जो जनरली अपन पढ़ते हैं वो कौन से पढ़ते हैं, परमानेंट। उसमें और वो कितने टाइप के होते हैं, परमानेंट, देखना भैया सुनना। एक तो होता है अपना कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको आप खूब अच्छे से जानते हो। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। ठीक है, एक होता है अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इसको बोलते हैं अति संयुग्मन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और एक होता है अपने पास रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये तीन इफेक्ट अपने पास आ गए भैया, ये
एक तो कौन सा आ गया इंडक्टिव इफेक्ट, एक आ गया अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और एक आ गया अपने पास कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये 3 इफेक्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर इनके बारे में भी और पढ़ते हैं अपन कि भाई ये कितने टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। कौन से? प्लस आई, इंडक्टिव का आई है तो क्या हो गया आई, और क्या हो गया माइनस आई। ये भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हाँ जी, प्लस एच और माइनस एच। और जो रेजोनेंस होता है ये भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? प्लस आर और माइनस आर। ये लो भैया, तो ये इफेक्ट कितने सारे हो गए? इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। ठीक है, उसमें भी प्लस आई माइनस आई, प्लस एच माइनस एच और प्लस आर माइनस आर। एक मीजोमेरिक इफेक्ट भी होता है, वो रीजेंट की प्रेजेंस में होता है, तो वो भी अपन देखेंगे। तो ये चीज़ें अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर अपन बात करें आगे तो उसके बाद क्या है अपना, हाँ जी, इंटरमीडिएट के बारे में। तो इंटरमीडिएट मैंने आपको बताया, इंटरमीडिएट भी कम नहीं होते, वो बहुत सारे होते हैं। जब किसी भी सबस्ट्रेट का क्या होता है? बॉन्ड क्लीवेज होता है। क्या होता है? बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है बंध विखंडन। जब बंध विखंडन होता है तो वहां पर, हाँ जी, क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट बनते हैं। ठीक है, आयंस बनते हैं। ठीक है, अब वो आयंस जो बनते हैं वो क्या होंगे? इंटरमीडिएट होंगे वो भी। क्लियर? एक तो हो सकता है प्लस चार्ज आ जाए, क्या आ जाए? माइनस चार्ज आ जाए। और अगर बॉन्ड क्लीवेज को दूसरी तरीके से हो, होमोलाइटिक हो, तो उसमें क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। तो इस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं अपने पास इंटरमीडिएट होते हैं। जैसे कि मैं थोड़ी सी लिस्ट आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी इंटरमीडिएट्स क्या है सुनना भैया ध्यान से। इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या है? जैसे कि कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, जैसे कि कार्बन आयन, कार्ब एनायन। अगर कार्बन पर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकेटायन। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या हो गया? कार्बन आयन। मैंने बोल दिया फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। ये लो भैया, मैंने क्या बोला? फ्री रेडिकल। इस पर क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन हो। इसके अलावा और क्या होते हैं? इसके अलावा भैया देखो कुछ अलग टाइप की, जैसे कि बेंजाइन। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रीन। ये लो, इस पर ये हो लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और क्या होता है? इसके अलावा इलाइड होता है, इलाइड। ये हो गया नाइट्रीन। इस तरीके से। अब ये क्या हो गया अपने पास? इंटरमीडिएट हो गए बहुत सारे। इंटरमीडिएट के अब देखो इनमें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? जब इसको अपन पढ़ेंगे तो इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ऑर्बिटल व्यू पढ़ेंगे, इसको अपन किस किस तरीके से बना सकते हैं और इसकी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं और नेम रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आगे देखो आप, और आगे देखते हैं तो इसमें क्या है अपना? एरोमेटिसिटी आ रहा है। उससे पहले क्या आ रहा है? एसिडिटी, बेसिसिटी और रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी। ये सारी जो चीज़ें हैं कौन कौन सी? एरोमेटिसिटी, सॉरी, एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी। ये 4 चीजें जो है ना बहुत काम की हैं। कौन कौन सी? एक तो एसिडिटी, एक बेसिसिटी और रिएक्टिविटी। ठीक है, और क्या होता है? स्टेबिलिटी। ये जो 4 चीजें मैंने बोली हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये अपन कुछ इफेक्ट्स के बेसिस पर भी देखेंगे। अगर देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके आपके एग्जाम में कि आपको कोई 4 कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि कौन से कंपाउंड मोस्ट एसिडिक है। ये चारों कंपाउंड को आप क्या करो? इनको एसिडिक ऑर्डर में जमाओ या बेसिक ऑर्डर में जमाओ, इनकी अम्लीयता के क्रम में जमाओ, इनकी क्षारीयता के क्रम में जमाओ, इनको इनकी रिएक्टिविटी मतलब जो क्रियाशीलता है उसके क्रम में जमाओ, इनको इनकी स्थायित्व के क्रम में जमाओ। तो भैया ये जो 4 चीजें हैं ये बहुत काम की हैं ये। ठीक है, ये आपके जो ऑर्डर वाले सवाल आते हैं कि इनको आप अरेंज करो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एसिडिटी, मतलब जो दिए गए कंपाउंड हैं उनको उनके अम्लीयता के घटते हुए क्रम में उनको अरेंज करो। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से अराइज होते हैं। तो एसिडिटी देखी जाती है। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन की भी देखी जाती है एसिडिटी, और किसकी देखी जाती है? पूरे कंपाउंड की भी देखी जाती है। सेम कंसेप्ट बेसिसिटी का भी है, रिएक्टिविटी का भी है, और किसका है? स्टेबिलिटी का भी। तो उसको अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग तरीके से। क्लियर? उसके अलावा और अपन आए, उसके बाद क्या है? एरोमेटिसिटी की बात करते हैं अपन। एरोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है? एरोमेटिकता मतलब क्या है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। अभी एरोमेटिक्स से फर्क क्या पड़ता है? एरोमेटिक से फर्क ये पड़ जाता है कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेंस क्या आ जाता है? प्रॉपरली आ जाता है उसमें। ठीक है, जब रेजोनेंस प्रॉपरली आ जाएगा तो क्या होगा? उसकी एक एरोमेटिसिटी, उसमें एक एरोमेटिक रिंग करंट और आ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? कम, और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये स्टेबिलिटी जब बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्यों बढ़ती है? एरोमेटिसिटी की वजह से। तो एरोमेटिसिटी अब अपन कैसे पहचानेंगे कि भैया वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? उसके लिए सबसे अच्छा कंसेप्ट क्या होता है कि अपन कुछ नियम देखें, कुछ अपन रूल्स देखें और उनके बेस पर अपन आगे बढ़े और कंपाउंड को पहचानें कि वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। अब ये एरोमेटिसिटी को देखने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हकल। उस हकल ने क्या किया? कुछ नियम दिए। ठीक है, उनको उसके बेसिस पर अपन कंपाउंड को पहचानते हैं कि वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो एरोमेटिक भी अपन देखते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। ये 3 टाइप की चीजें आती हैं। क्लियर? तो इसको भी अपन पढ़ने वाले हैं। और अगर अपन आगे देखें
तो भैया ये स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने आपको बता ही दिया। स्टीरियो केमिस्ट्री मेनली कौन कौन चीज़ें आती हैं भैया, आपने देखो, आपने नाम सुना होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या सुना होगा आपने? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपने सुना होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने सुना होगा, और क्या? हाँ जी, कन्फर्मेशनल। क्या सुना होगा आपने? कन्फर्मेशनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं संरूपण। भैया ध्यान रखना, ये संरूपण समावयवता। अब देखो इसके बारे में आपने खूब सुना होगा, जैसे कि ईजेड आप पढ़ते हो, सिस ट्रांस आप पढ़ते हो, ठीक है, सिन एंटी आप पढ़ते हो। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन भी पढ़ेंगे इनको, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल की बात करें तो आप डीएल के बारे में पढ़ते हो, उसमें स्मॉल डीएल, ये लो भैया, स्मॉल डीएल, ठीक है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिबो रोटेटरी, वामावर्त और दक्षिणावर्त घूर्णन, ये सब आप किसमें पढ़ते हो? ऑप्टिकल में पढ़ते हो। जो आप प्लेन वगैरह पढ़ते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कहाँ पढ़ते हो आप? ये ऑप्टिकल में पढ़ते हो। इधर आप देखते हो कौन संरूपण में, जैसे आप इथेन का पढ़ते हो, आपने साइक्लोहेक्सेन जो है, ये साइक्लोहेक्सेन, इसकी आपने बहुत सारी फॉर्म पढ़ी होगी, जैसे चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। ये चेयर होती है, ये क्या होती है? चेयर। ये बोट क्या होती है? बोट इस तरीके से कुछ देखते हैं अपन, ये लो, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, ये सब अपन कहाँ देखते हैं? ये सारी, ये अपन किस में देखते हैं? कन्फर्मेशनल में। ये चेयर फॉर्म हो गई और ये बोट फॉर्म हो गई। तो ये सारी चीजें जो हो गई किस में आ गई है? ये स्टीरियो केमिस्ट्री में आ गई। और स्टीरियो केमिस्ट्री दो टाइप की है, कौन कौन सी? एक तो स्टैटिस्टिकल और एक कौन सी? डायनामिक। ये जो स्टैटिस्टिकल स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये वाली जो मैं नाम बोला, ये स्टैटिस्टिकल। क्लियर? थोड़ा साफ करते हैं अपन, ज़्यादा ही हो गया ये। देखो, जो स्टैटिस्टिकल स्टीरियो केमिस्ट्री है ये वाली, इसमें अपन क्या पढ़ते हैं? बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल हुई, ऑप्टिकल हुई, कन्फर्मेशनल हुई, ठीक है, और आइसोमेरिज्म होगा इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी नहीं होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी नहीं होगी। और अपन जो ये नाम पढ़ते हैं कई बार, एनेंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, वो सारी चीज़ें, इरिथ्रो, थ्रियो, सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? वो सब स्टैटिस्टिकल में आ जाती हैं। और इन चीज़ों को जब अपन अप्लाई करते हैं किस पर? रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पोर्शन पर, कि इस रिएक्शन में एग्जैक्टली कौन सा स्टीरियो आइसोमर बनेगा, तो वो चीज़ अपन किससे पता लगाते हैं? डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री से। मतलब अगर आपको डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री सीखनी है तो पहले आपको ये स्टैटिस्टिकल स्टीरियो केमिस्ट्री आनी चाहिए। तो देखो, ये स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। मैं आपसे बोलूँ कि सीधे आप ये पढ़ो आज से ही डायनामिक, तो आप डायनामिक नहीं पढ़ सकते। तो मैं आपसे बोलूँ डायरेक्ट कि आप ऑक्सीडेटिव और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ो, तो इनको पढ़ना आसान नहीं है फिर, ठीक है। इनको याद भी करना पड़ेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म भी देखनी पड़ेगी, और इसमें थोड़ा बहुत क्या लगता है? स्टीरियो केमिस्ट्री भी लगती है। तो जो ये फ्लो मैंने आपको दिया है, जो फ्लो चार्ट आपको दे रहा हूँ मैं, ये ठीक है, जो मैं स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने का और फोबिया को भगाने का। क्लियर? तो देखो, मैंने आपको स्टीरियो के बारे में बताया, स्टेटिस्टिकल अपन पढ़ेंगे, डायनामिक पढ़ेंगे, इसके अलावा फिर अपन ने क्या बचती है? नेम रिएक्शन बचती है। वैसे तो बहुत सारा पोर्शन बचता है और छोटा मोटा, लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है चीज़ें, वो उन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दी है, बेसिक हो गए। इसके बाद नेम रिएक्शन होती हैं, बहुत सारी नेम रिएक्शन होती हैं, कुछ इंटरमीडिएट स्पेसिफिक होती हैं और कुछ वैसे होती हैं। क्लियर? अलग से ऑक्सीडेटिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये अपन को देखना है। ऑक्सीकारक और अपचायक, इनके बारे में अपन को डिटेल में क्या करनी है? स्टडी करनी है। तो अपन ये पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ध्यान रखना, ये जो चीज़ें होंगी इनकी क्लासेस आप मिस मत कर देना, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रियल में सीखना चाहते हो तो। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, ठीक है। और आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट कर देना इजीली। धीरे धीरे अपन क्लास को लाइव भी लेंगे, अभी अपन कुछ कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड रखेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में तो अपन पूरी ऑर्गेनिक को लेंगे। इसी के साथ में एक सीरीज और चलाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री की। कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें मैं क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करने वाला हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज चलेगी, और कौन सी चलेगी अपने? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इन सीरीज का थोड़ा ध्यान रखना और आप रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करना। क्लियर? और आप अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करोगे तो नोटिफिकेशन का इशू रहता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जिससे क्या हो कि कोई भी वीडियो अगर अपडेट होती है, आती है, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली उसको पढ़ सको, देख सको। क्लियर है? और टाइमली मैं आपको बता दूंगा कि क्लासेस का टाइम क्या रहेगा, क्लासेस शेड्यूल हो जाएंगी, उस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आगे क्लासेस किस तरीके से चलेंगी। क्लियर है? डेली आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक एक क्लास आएगी, और फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज जब स्टार्ट होगी तो उसमें भी अपन एक एक क्लासेस डेली की फिजिकल केमिस्ट्री की चलाएंगे। क्लियर? अभी मैं बीएससी पढ़ा रहा हूँ, बीएससी केमिस्ट्री, जिसमें अपने चल रही थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी इसको अपन बोलते हैं। क्लियर है? हाँ जी। तो अगर आपके कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आपको, इसके अलावा आपको कोई स्कोप्स के बारे में जानना हो, केमिस्ट्री में कौन कौन से स्कोप्स है, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है। CSIR नेट एग्जाम जो होता है उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। किसी को IIT जैम के बारे में जानना हो, बार्क के बारे में जानना हो, जैसे आगे बड़े बड़े स्कोप्स हैं केमिस्ट्री में आफ्टर MSc, तो जैसे कोई बार्क में जाना चाहता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कोई DRDO में जाना चाहता है, कोई ONGC में जाना चाहता है, कोई NTPC में जाना चाहता है, कोई IIT BSc के बाद IIT जैम का एग्जाम देकर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से, IIT से वो MSc करना चाहता है,
ठीक है, तो इनके बारे में कोई अपडेट वगैरह जाननी हो तो आप कमेंट वगैरह कर देना, आप बता देना जो भी आपके डाउट हो, तो उसको मैं एक अलग वीडियो में आके लाइव आकर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज को आप ज्वाइन करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी फोबिया है, डर है, उसको भगाएं। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और टॉप लेवल तक सीखेंगे अपन। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।